नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जिसकी पहचान यूं तो लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, न जाने क्या-क्या बताई गई है। लेकिन बात करें दिल्ली की असली पहचान की तो वो है माँ यमुना जी, जिनके हालात देखे जाएं, लगातार ये पॉलिटिकल इशू बनता जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर पॉलिटिक्स के परे कुछ लोग हैं जो लगातार माँ यमुना जी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी यमुना नदी को माँ यमुना जी कह के संबोधित करते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी यही शब्द इस्तेमाल करें, ताकि सभी लोगों तक संदेश पहुंचे कि दिल्ली में माँ यमुना जी की क्या दशा है और उनका महत्व क्या है। क्योंकि दशा तो सब जानते हैं, लेकिन महत्व क्या है वो आज जानना जरूरी है। ऐसी एक संस्था है आज हमारे साथ, यमुना परिवार काउंसिल। उनके डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे आज बात करते हैं कि पिछले जो साल जो क्रम बीते, उन्होंने माँ यमुना जी को लेकर किस तरीके से काम किया, कैसे वो अपने इस लक्ष्य में आगे बढ़ रहे हैं, क्या रुकावटें आई और किस तरीके से जो लोगों के बीच अवेयरनेस करनी थी उसमें कितनी मुश्किलें आती हैं और कितने लोग अभी तक माँ यमुना जी के प्रति समर्पित हुए और उनको लेकर अवेयर हुए। सर, आपका स्वागत है आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। जैसे कि अभी हाल ही में काफी बड़ा राजनीतिक मुद्दा यहाँ पे बनाया यमुना जी को, कहा गया कि मशीनें लग गई, बीजेपी ही उद्धार कर सकती है, या फिर अन्य तरह के सवाल हुए। लेकिन आज राजनीति से परे असल में वो जानेंगे कि आखिर यमुना जी के लिए काम जो लोग कर रहे हैं उनको क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है, जिनको हम अनकैप्ड हीरोज कहते हैं, कि वो काम तो लगातार कर रहे हैं लेकिन वो काम कहीं ना कहीं इन बड़ी बड़ी चीजों में छुप रहा है, या फिर वो काम बाहर निकल कर नहीं आ रहा। जो हमारी कोशिश है, इस काम को हम बाहर निकाल कर लाएंगे और लोगों तक भी संदेश पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपका और आपके संस्था का परिचय जानना चाहूंगा कि कैसा आप लोगों का अनुभव रहा और क्या था अपना ये संदेश शुरू करने का सबसे बड़ा मोटिव क्या था? सबसे पहले पॉडकास्ट देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले तो जी, जो शुरुआत आपने जिस प्रकार से की कि दिल्ली की पहचान यूं तो लाल किला, कुतुब मीनार और अनेकों जगहों के नाम आपने लिए और साथ में आपने कहा कि यमुना जी बनती जा रही हैं। यही हमारा एक्चुअल काम है, जो बात आपने कही। और दूसरी बात आपने कही माँ यमुना जी। तो माँ यमुना जी जब आपने कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके। और माँ यमुना जी मतलब यमुना जी माँ स्वरूपा हैं। इससे पहले जो प्रश्न आपने किया मैं उसका उत्तर दूं, हम अगर अपने शास्त्रों को देखें तो आपको पता चलेगा कि यमुना जी जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है। और किसी भी सनातनी के लिए, किसी भी हिंदू के लिए जो चार मोक्ष बताए गए हैं उसमें यमुना जी का भी, हमारे जो चार धाम है, आप देखिए केदारनाथ जी हैं, बद्रीनाथ जी हैं और उसी में गंगोत्री और यमुनोत्री है। तो यमुनोत्री अपने आप में सनातनियों का, हिंदुओं का एक बड़ा धाम है, एक बड़ा बड़ा स्थान है जहाँ पर किसी भी सनातनी और हिंदू को जाने के बाद एक प्रकार से शांति प्राप्त होती है। तो आपने जब माँ शब्द से संबोधित किया है, तो वही हम लोगों का एक्चुअल काम है। हमारी जो संस्था है यमुना परिवार काउंसिल, यह संस्था पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि जी महाराज, जो परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के परमाध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन और सानिध्य में इस संस्था का काम वर्ष 2021 में दिल्ली में सूरघाट से आरंभ हुआ और लगातार तभी से अनेकों प्रकार के प्रकल्प, चाहे आरतियां हैं, महाआरतियां हैं, वृक्षारोपण है, सफाई अभियान है, इस प्रकार के कार्यक्रम पूज्य स्वामी जी के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में, और साथ ही साथ जो भी हमें महसूस होता है सामान्य रूप से कि हम कर सकते हैं यमुना जी के लिए, हम लोग मिलकर के करते हैं। जो ये पहली आरती, जैसे हमारी अभी बात हुई पीछे स्टेज पे कि सबसे जो पहली आरती है 26 सितंबर 2021 को हुई थी, वो पहली आरती का अनुभव क्या था? खासकर दिल्ली वाले जो इतना महत्व नहीं देते, अभी तक जो मैंने देखा है वो मैं आपको बताता हूँ, जो इतना महत्व इस मुद्दे को नहीं देते, लेकिन आपके लिए भी और जो लोग इस कार्यक्रम में जुड़े थे उनके लिए इसका महत्व क्या था और कैसा एक्सपीरियंस था कि जो सबसे पहली आरती माँ यमुना जी की कहा जाए तो दिल्ली में एक तरीके से हुई? देखिए, आरतियां, पहले तो आप ये मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि आरती एक ऐसा विषय है कि इससे सामान्य तौर पे लोग एकदम जुड़ते हैं और अपनापन महसूस करते हैं। ये एक तरीका है लोगों के अंदर जन जागृति पैदा करने का। और कहीं न कहीं लोग धार्मिक रूप से, भारत एक धर्म प्रधान देश है, हम सभी धार्मिक हैं। तो आरतियों
का जब विषय आता है तो लोग अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट फ़ील करते हैं और उसके पश्चात हम पर्यावरण और अन्य विषयों पे उनको समझाने का प्रयास करते हैं। जब 2021 में हमने यहाँ दिल्ली में काम करना आरंभ किया, तो हमें ये महसूस हुआ कि जो यमुना तट, जो कि दिल्ली में पल्ला बख्तावरपुर में यमुना जी दिल्ली में सबसे पहले एंटर करती हैं, वहाँ से लेकर कालिंदी कुंज घाट लगभग यह 30 किलोमीटर की बेल्ट है और जो व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रैक्टिकली चाहे सरकारी ढांचे में हम देखें या अन्य क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं नदियों पर, पर्यावरण पे, वो आम तौर पे 22 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, उस पे प्रैक्टिकली ज़्यादा काम करते हैं, वजीराबाद से लेकर कालिंदी कुंज घाट तक। इस 30 किलोमीटर के आसपास की जो बेल्ट है, इसमें हमने महसूस किया मंदिर भी हैं, लोग भी हैं, भावना भी है, लोग करना भी चाहते हैं, परंतु जो शास्त्रों में विधिवत रूप से, प्रामाणिक रूप से माँ यमुना जी की आरती वर्णित है, वह आरती ना होके अन्य आरतियाँ होती हैं, चाहे वह ओम जय जगदीश हरे है, चाहे अन्य आरतियाँ हैं। तो हमने लोगों से मिलकर, पंडितों से, ब्राह्मणों से, मंदिरों के अध्यक्ष से, उनको इस बात के लिए मोटिवेट किया कि वो यमुना जी की आरती आरंभ करें और आपके दर्शकों को जानकर ये प्रसन्नता होगी कि दिल्ली में अभी नियमित रूप से 9 स्थानों पर यमुना परिवार काउंसिल के प्रयास से तत्वाधान में 9 स्थानों पर यमुना जी की आरतियाँ पल्ला बख्तावरपुर से लेकर कालिंदी कुंज घाट तक चल रही है। इसके अतिरिक्त 3 महाआरतियों का आयोजन समय-समय पर वर्ष 2021 में, वर्ष 2022 में और 2023 में किया गया। पहली जो आरती थी वो सूरघाट वजीराबाद पे हुई, दूसरी जो महाआरती थी वह भी सूरघाट वजीराबाद पे हुई और तीसरी जो महाआरती वह आईटीओ छठ घाट पर हुई। अगर हम अनुभव की बात करें, ये वाकई अपने आप में एक अनूठा और बिल्कुल अलग हटके अनुभव था। हमने ये महसूस किया कि लोगों के अंदर भावना तो है, लोगों के अंदर जागृति केवल लाने की बात है। लोग यमुना जी से प्रेम करते हैं, लोग पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हैं, लोग चाहते हैं यमुना जी सुंदर हो, ठीक हो, स्वच्छ हो और जब हमने इसकी चर्चा, बात करना आरंभ किया, तो हमने महसूस किया कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उन आरतियों में जुटे और लोगों ने अपना पूरा समर्थन दिया और इस प्रकार से वह आयोजन संपन्न हुआ। जैसे जो दिल्ली के आमजन लोग हैं, जी। उनको यमुना से लेकर माँ यमुना जी तक जोड़ने का जो आपका सफ़र रहा, उसमें क्या लगता है कि कितनी बाधाएँ होंगी? कितना उनको समझाने का प्रयास आपने किया इस मुद्दे को लेकर, उनके लिए ज़रूरी बनाने के लिए? क्योंकि इतना ज़रूरी लोग नहीं समझते इन सब चीज़ों को, इन सब मुद्दों को, क्योंकि देखिए धार्मिक भावना तो सबकी होती है, लेकिन नदियों को लेकर कुछ ही लोग हैं जो एक्टिव हैं, लेकिन जो आमजन हैं दिल्ली के, उनको यमुना से लेकर माँ यमुना जी तक का जो आपका सफ़र था, वो कैसी कठिनाई थी? उनको जोड़ना कितना कठिन था? निश्चित रूप से लोगों में जागृति सबसे पहले आए, उसके लिए हमें प्रयास करना था और कहीं न कहीं देखिए हम सभी धर्म प्रधान लोग हैं, हम धर्मपरायण लोग हैं। तो सबसे बड़ी जो संकट या समस्या आती है, वो ये आती है कि जब हम लोगों को ये कहते हैं या ये समझाते हैं कि आप पॉलीथीन, प्लास्टिक या जो पूजा-पाठ और कर्मकांड से संबंधित चीज़ें हैं, वो यमुना जी में, नदी में ना प्रवाहित करें। उसे आप वहाँ ना करके एक तरफ कहीं साइड में उसको रख दें या फिर उसको किसी दूसरे रूप में आप कर लें, तो लोग कहीं न कहीं गुस्सा हो जाते हैं या अनॉयड हो जाते हैं, कई बार बहस भी हो जाती है, समझाने में उनको थोड़ा समय लगता है। तो एक समस्या तो वो है कि जो कर्मकांड या पूजा-पाठ का बाद हम यमुना जी में प्रवाहित कर देते हैं। दूसरी समस्या ये है कि जो यमुना तटों के आस-पास लोग आते हैं और जो लोग वहाँ बसे भी हुए हैं, तो कई बार अवेयरनेस की कमी की वजह से भी वो जाने-अनजाने कुछ ना कुछ चीज़ों का जो प्रयोग करते हैं, डेली यूज़ेज़ की जो उनकी चीज़ें हैं, वो यमुना जी में प्रवाहित कर देते हैं। कई बार तो ऐसा भी महसूस किया गया कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनके भी जो नाले हैं, मतलब उनकी भी जो घर की या जो प्रतिष्ठान वहाँ पर हैं, उनकी जो यूसेज है, उनकी जो वेस्टेज है, उसको भी वो यमुना जी में प्रवाहित कर देते हैं। तो जब उन्हें समझाने की बात आती है, तो वो एक परेशानी का सबब आता है। परंतु धीरे-धीरे नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, लोगों से मिलने के माध्यम से, यमुना आरती के माध्यम से, अनेकों प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से कहीं न कहीं हम लोगों को समझा पाने में कामयाब हो रहे हैं और उन्हीं सब प्रयासों का आज एक नज़रिया है कि दिल्ली में यमुना आरती भी बड़े पैमाने पे आरंभ हुई है। घाटों का भी सौंदर्यीकरण हो रहा है, घाट विकसित भी हो रहे हैं और लोगों में एक जागृति उत्पन्न हुई है। 4 साल के जो एफर्ट्स प्रयास किए गए हैं, आज हम देखें यमुना जी
केवल पहले एक पॉलिटिकल विषय था और जब चुनाव आते थे तभी यमुना जी की बात की जाती थी। बीते पिछले 5 से 7 सालों में आपने देखा होगा कि यमुना जी की बात हर कोई वर्ष भर करने लगा था और एक अवेयरनेस और जागृति पैदा हुई थी और आज यह स्थिति है कि जो आगामी सरकार आई है, उन्होंने कहा है कि वह निश्चित रूप से यमुना जी का कायाकल्प करेंगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है, जो बात आपने शुरुआत में कही कि दिल्ली की पहचान यमुना जी है। तो निश्चित रूप से हम सबकी पहचान यमुना जी है और वो ठीक होनी चाहिए। यहाँ पे एक प्रश्न ये है कि जैसे जैसे लोग आपके साथ मोटिवेट होते रहे, आरटीओ का क्रम बढ़ता गया, लेकिन अब फाइनली ये चीज जानी कहाँ पर है, जो सरकार है, जो अब शायद थोड़ी एक्टिव इस मुद्दे को लेकर हुई है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि जो शुरुआत थी एक तरीके से लोगों के अंदर कहा जाए किसी चीज को लेकर कर्ण पैदा होना या फिर जिज्ञासा होना, उसमें कितना बड़ा योगदान आप यमुना परिवार काउंसिल का मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से हमने अवेयरनेस क्रिएट करने का कार्य किया है। जो काम हमने किया है वो हमारी ज़िम्मेदारी है और हम आगे भी करते रहेंगे। यह एक अनवरत यात्रा है। आप सोचिए कि अब ऐसा हो गया तो वैसा, यानी अब हमने इतने समय तक आरतियाँ कर ली या ये काम कर लिया तो अब हम इस पड़ाव पे पहुँच गए तो यात्रा समाप्त हुई। मुझे लगता है ये यात्रा कभी ना समाप्त होने वाली बात है और हम लोग जब नहीं भी रहेंगे तो भी यात्रा चलती रहेगी। यह ईश्वरीय कार्य है जो आगे हमेशा चलता रहेगा। रही बात सरकारों की, तो देखिए सरकारों ने अपनी योजना से सबसे पहला जो काम है, जो एनजीटी ने भी कहा इससे पहले, एनजीटी का आदेश था कि यमुना जी के अंदर जो एक मिनिमम पानी की रिक्वायरमेंट है वर्ष भर रहनी चाहिए, वो 10 से 15% की जो पानी की तब जाके फ्लो ऑफ वाटर बना रहे। जब फ्लो ऑफ वाटर बना रहेगा तो गंदगी की जो हम बात करते हैं, निश्चित रूप से वो गंदगी को आगे बहा के ले जाएगा। पानी का अपना एक प्रेशर होता है और पानी जब फ्लो में चलता है तो धारा का प्रवाह बना रहता है। जीव-जंतु भी उसमें तभी उत्पन्न होते हैं, जीव-जंतु भी तभी रहते हैं, पेड़-पौधों की संरक्षणा भी तभी उसके अंदर संभव हो पाती है। तो सबसे पहले आवश्यकता है फ्लो ऑफ वाटर की। उसके बाद जो 22 नाले, लगभग 22 के आसपास नाले यमुना जी में गिर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल जो योजनाबद्ध तरीके से पूर्व की सरकारों ने 22 नालों को उसमें डाला था, उन्हें बंद होना चाहिए और अगर वो अभी तुरंत बंद नहीं हो सकते, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो चल रहे हैं, जो कि लगभग 39 के आसपास संख्या में दिल्ली में है, वो सभी को हमें ठीक करके चलाना चाहिए और चलने के बाद जो ट्रीटेड वाटर है, वही ट्रीटेड वाटर उसके अंदर जाए। और सबसे बड़ी बात देखिए, साहिबी नदी दिल्ली में कभी बहती थी। आप अगर इतिहास को देखेंगे उठा करके, वही साहिबी नदी जब सूखी और सूखने के बाद वो नजफगढ़ का ड्रेन बनी, नजफगढ़ का नाला बनी। मतलब एक नदी सूखने के बाद नाला बन जाती है और दिल्ली का मैक्सिमम वेस्टेज उसका हमारी माँ के अंदर, माँ यमुना जी के अंदर प्रवाहित कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा दुःख और शर्म की बात हम सब के लिए कोई नहीं हो सकती। आपने बहुत अच्छा विषय अपने पॉडकास्ट में उठाया है, इसके लिए मैं आपको बधाई और आप साधुवाद हैं। परंतु जब तक हम सब लोग जागृत होने के साथ-साथ केवल सरकार से हमारी अपेक्षा रहे कि सरकार चीज़ों को ठीक कर देगी, मुझे लगता है कि सरकार के साथ-साथ हम सबको मिलकर के यमुना जी के लिए जागृति का कार्य यमुना परिवार काउंसिल और हम सब लोग कर रहे हैं पिछले 4 वर्षों से अधिक समय से, परंतु बाकी सब लोगों को भी साथ में इस मुहिम में आना पड़ेगा। ये जैसे कहते हैं कि नदियों को पूजने वाला देश है, लेकिन उसी देश की राजधानी में ये हालत आपको क्या लगती है कि कैसे हुई? लोग जागरूक नहीं थे, सरकार ने कुछ किया या फिर पहले, या फिर कहा जाए एक तरीके से साजिश के तहत ये सब चीज़ें की गईं और अब लोग क्या समझ रहे हैं कि ये साजिश थी या फिर लोग समझ रहे हैं कि हाँ, हमारी कोई कमी थी? इसमें आपको क्या लगता है? देखिए, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है। पहले थोड़ा-सा इसके लिए हमें इतिहास में मतलब इसका जो बैकग्राउंड है हमें समझना पड़ेगा। यमुना जी उत्तराखंड के कालिंदी पर्वत, कालिंदी उनको कहा गया है यमुना जी को, वहाँ से बंदरपूछ पहाड़ी है, बंदरपूछ पहाड़ी से अवतरित होती है, वहाँ से सफ़र तय करते हुए उत्तराखंड से हिमाचल का थोड़ा-सा हिस्सा है, पांवटा साहिब और उसके आस-पास वहाँ आती है। पांवटा साहिब के बाद हरियाणा में एंटर करती है, यमुनानगर, जगाधरी होते हुए दिल्ली में एंटर करती है, दिल्ली से फिर आगे वापस फरीदाबाद, हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश प्रयागराज में संगम में जाकर के मिलती हैं। लगभग 1326 किलोमीटर का ये पूरा बेल्ट है जो यमुना जी करती है और इसके अलावा इसमें बीच-बीच में सहायक नदियाँ भी मिलती हैं और आप देखें कि इस 1326 किलोमीटर में आप लगभग 30 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में आता है, जो कि केवल 2% हिस्सा अगर आप उसको टेक्निकली कैलकुलेट करें, इट इज merely 2 kilometers and the most worst part is that Delhiites people, we people are responsible for 90% of dirtiness of यमुना जी। 90%
जो यमुना जी को गंदा करते हैं वो दिल्ली ही करती है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा। अब जो आपने प्रश्न किया कि क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र था, क्या कोई योजना, बिल्कुल मैं मानता हूं, पूरी जिम्मेदारी से मैं कहूंगा कि देखिए अभी जो वर्तमान सरकार आई है, कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिकता और सोच है वो हिंदुत्ववादी और सनातनी है, और वो यमुना जी हो, चाहे नदियां हो, चाहे पर्यावरण हो, उनके प्रति एक अलग प्रकार की पॉजिटिव सोच रखते हैं, चाहे वो संघ विचार से प्रेरित हैं या वो भाजपा की अपनी एक नीत है। परंतु इससे पूर्व की आप सरकारें देखें, आज से 60, 70, 80 साल पहले यमुना जी का हम इतिहास भी देखते हैं, हम पढ़ते भी हैं, हम कई चित्र भी इस प्रकार के उपलब्ध होते हैं जिसमें यमुना जी लाल किले तक आती थी और बहुत सुंदर नजारा होता था, संपूर्ण दिल्ली को पानी मिलता था। और इससे पहले भी आज मैं देख रहा था 1925 के आसपास भी यमुना जी से सीधा पानी निकाल करके भी इस्तेमाल होता था। परंतु पूर्व की जो कांग्रेस नीति सरकार रही, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा जी कि उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से इसको, जैसे आपने कहा माँ, अगर माँ हम किसी को कहेंगे, हम किसी को माँ समझेंगे, क्या हम अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं? क्या हम अपनी माँ को ऐसे छोड़ सकते हैं? गंदगी का ढेर उस पर डाल सकते हैं? क्या उनके अंदर बदबू होने देंगे? क्या हम उनके अंदर किसी प्रकार का व्यवहार करेंगे? तो जब उन्होंने उसको माँ नहीं समझा, जब उन्होंने उसको मोक्षदायिनी नहीं समझा, जीवनदायिनी नहीं समझा, तो योजनाबद्ध तरीके से वो 22 नाले आज नहीं बन गए। वो 22 नाले पिछले कई वर्षों का नतीजा है। वो 22 नाले के अलावा जो साहिबी नदी, जिसको नाला नजफगढ़ ड्रेन आप कहते हैं, मतलब सरकारों ने योजनाबद्ध तरीके से मान लिया कि नदी में नाले जाने दीजिए। कैसे जाने दे सकते हैं आप? एक तरफ नदी है, वो पर्यावरण का प्रतीक है, जीवनदायिनी है, वो हमारी माँ है, हम कैसे उसमें? तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि इसमें पूर्व की जो सरकारें हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, इसमें जनता की भी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। एक उदासीनता तो निश्चित रूप से दही है, उसी के कारण यमुना जी की ये स्थिति हुई। अभी आपने जो मेरे को बताया पूरा, उसमें आपने बीजेपी, आरएसएस और हिंदुत्व, इन सब चीजों का नाम लिया। क्या मात्र नदियों की साफ सफाई यहीं तक ही सीमित है, या फिर इसको देशव्यापी, या फिर दिल्ली में जरूरी नहीं कि एक ही धर्म के लोग रहते हैं, कई धर्मों के लोग रहते हैं, कई प्रांतों के लोग रहते हैं, तो उन तक फैलाने के लिए शायद ऐसा नहीं होगा कि अगर हम उसको एक पर्टिकुलर धर्म का नाम दे दें या फिर ऐसा कुछ करें तो बाकी लोगों में कुछ हीन भावनाएं होंगी? देखिए मैं पहले बात तो मैं ये मानता हूँ कि हम जो ये कार्य कर रहे हैं वह किसी धर्म विशेष का कार्य नहीं है, परंतु मैंने एक सरकार के संदर्भ में ये बात आपको कही, और कि नदियां जो होती हैं वो अपना पानी देने से पहले आपका धर्म नहीं पूछती हैं कि आप हिंदू है, कि आप मुस्लिम है, कि सिख है, कि ईसाई है। वो पानी सबके लिए होता है। सूर्य जो रोशनी देता है वो सबके लिए होता है। तो प्राकृतिक जो हमारे संसाधन हैं वो सभी के लिए है, तो इसको हम किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ सकते। एक बात तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा, मैंने सरकार के संदर्भ में ये बात कही क्योंकि सरकार एक राइट विंग की सरकार है, सरकार एक सनातनी जो सरकार का, तो इस प्रकार से हमें ऐसी अपेक्षा है, हमें ऐसा लगता है कि वह सरकार ज्यादा बेहतर काम करेगी। दूसरी बात जो आपने बात कही कि देशव्यापी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आप देखिए कि इंग्लैंड के अंदर टेम्स जो नदी थी वो इस प्रकार से डेड घोषित कर दी गई थी। जो आज यमुना जी की स्थिति है वही टेम्स नदी की स्थिति थी। परंतु जब एक स्ट्रांग विल पावर होती है, एक स्ट्रांग इच्छा शक्ति होती है, तो वही टेम्स रिवर को साफ करके आज शायद विश्व की अच्छी और सुंदर नदियों में से उसको गिना जाता है। आप साबरमती का एक उदाहरण देखें, जो साबरमती पर रिवर फ्रंटियर बना, प्रधानमंत्री मोदी जी जब उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसका कायाकल्प किया, उन्होंने प्रण किया कि हम यहाँ पर रिवर फ्रंटियर बनाएंगे और उसको ठीक करेंगे। उसी प्रकार से अगर दिल्ली के अंदर इच्छा शक्ति हो, और इच्छा शक्ति के साथ साथ हम जैसी जो सामाजिक संस्थाओं के काम करने वाले लोग हैं वो भी जागृति पैदा करें, जनता भी इसमें जुड़े, एक मूवमेंट की तरह जब ये बात बने, एक नदी आंदोलन के रूप में, और वो आंदोलन तभी होगा जब लोग उसके साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट तभी करेंगे जब लोग उसके साथ जुड़ाव महसूस करेंगे। जुड़ाव के लिए ही हमने आरतियां, महाआरतियां, इस प्रकार के आयोजन आरंभ किए। तो निश्चित रूप से दिल्ली देश की राजधानी है, और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और दिल्ली की जो पहचान है, इसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, और इंद्रप्रस्थ का अर्थ है जहाँ यमुना जी बहती हैं। और मैं तो बल्कि कहीं किसी शास्त्रार्थ में वाद विवाद में ये बात निकल करके आई कि भगवान कृष्ण की जो चौथी पटरानी के रूप में यमुना जी है, और भगवान कृष्ण का विवाह भी यही दिल्ली के आसपास इंद्रप्रस्थ में हुआ, ऐसा लिखा है। तो इंद्रप्रस्थ तो दिल्ली को ही कहा जाता है। तो निश्चित रूप से जो बात आप कह रहे हैं, यमुना जी हमारी पहचान है, यमुना जी हमारी शान है, यमुना जी ही हम सबके लिए मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी। तो अभी जो आपकी संस्था का कारवां है, अभी महाआरतियां चल रही हैं, आरतियां चल रही हैं, और अभी क्या लक्ष्य है कि और कितने मंदिर और कितने संत और कितने पुजारी और कितने बाकी हम जनमानस आपके साथ अभी जुटेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो जागृति की बात थी जो पिछले 4 सालों में हमें लगता है कि हम सफल हो पाए हैं, जैसे भी सफल हम हुए हैं इसमें जागृति पैदा करने में, और इसी वजह से आज ना केवल लोगों के बीच में अपितु सरकार ने भी इस विषय को गंभीरता के साथ लिया है। परंतु चुनौतियाँ बहुत सारी हैं। मछुआरे, देखिए, वैसे तो नदी में मछलियाँ नहीं हैं क्योंकि पानी दूषित है, परंतु फिर भी कहीं-कहीं मछलियाँ जहाँ-जहाँ हैं, वहाँ मछुआरों की समस्याएँ हैं। उनको लाइसेंस की भी दिक्कत है और उसके अलावा वो नहीं निकाल पाते हैं, निकालते हैं तो उसमें भी वो चुनौतियाँ हैं। इसके अलावा जो गोताखोर हैं, उनको बेचारों को साल भर काम नहीं मिलता है, क्योंकि जब हम सुबह 5-5, 6-6 बजे उठ के जाते थे, हम लोगों से मिलते थे, तो हम देखते थे गोताखोरों को केवल जो बारिश के दिन होते हैं, उसमें 2 से 3 महीने काम मिलता है, बाकी समय काम नहीं मिल पाता है। इसके अलावा जो मंदिर हैं, देखिए, मैं मानता हूँ कि जो मंदिर हैं, कई जगह हो सकता है कि सरकार की ऐसी योजना हो कि उनको तोड़ा जा रहा है या उनको हटा करके सौंदर्यीकरण करा जा रहा है। निश्चित रूप से सौंदर्यीकरण होना ही चाहिए, परंतु आप ये समझिए कि लोगों की जो परेशानियाँ हैं, उनका भी ध्यान सरकारों को रखना पड़ेगा। तो जहाँ भी डेमोलिशन या मंदिर का तोड़-फोड़ या इस प्रकार का कार्य हो रहा है, हमें लगता है कि उनको भी कहीं न कहीं म साधन या उनको भी कहीं न कोई व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए सरकार को। तो देखिए, जो मंदिर हैं, मैं मानता हूँ कि सौंदर्यीकरण निश्चित रूप से होना चाहिए, और किसी व्यवस्था को खड़ा करने के लिए जब चीज़ें होती हैं, चाहे घाटों का निर्माण हो रहा है, चाहे आरतियाँ हो रही है, चाहे सफाई अभियान हो रहा है, सरकार की जो भी योजना है, हम उसका निश्चित रूप से स्वागत करते हैं, वो पॉज़िटिव तरीके से आगे बढ़नी चाहिए। परंतु जो लोग वहाँ पर, कहीं कोई मंदिर भी चलाता है, कहीं कोई आश्रम भी है, कहीं कोई अनाथालय भी वहाँ पर हमने देखा है, तो ऐसी स्थिति में उनको अगर हम तोड़ते हैं या उनको हटाते हैं, तो उनको कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था, ताकि जो लोग यमुना जी के इर्द-गिर्द तटों पर आस-पास बीते, वो एक दिन में तो आ नहीं गए, वो बीते 25, 50, 60, 70 सालों से वहाँ पर हैं। तो उनकी कोई न कोई व्यवस्था निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो पंडित हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो यमुना जी की आरतियाँ कर रहे हैं, उनकी कोई न कोई ट्रेनिंग का प्रावधान होना चाहिए। हम लोग अपने पार्ट पर जो कर सकते हैं, एक संस्था के नाते करते हैं, ट्रेनिंग भी देने की उनको कोशिश करते हैं, और साथ-साथ उनको जो भी हम सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली या वैसे करते हैं। परंतु सरकार को भी कोई न कोई एक राशि इन लोगों के लिए प्रोवाइड करनी चाहिए और इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अभी ग्राउंड पर आते हैं, जैसे कि आपने कहा कि आप सुबह-सुबह जाते थे, 5 बजे से ग्राउंड पे लगते थे। तो जो यमुना घाट हैं, वो अभी दिल्ली में कितने हैं या डेवलप कितने हैं, या फिर उसके आस-पास कैसी व्यवस्थाएँ हैं, कैसी सुविधाएँ हैं? ये अगर थोड़ा आप बता सकें तो। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, अगर हम बात करें कि दिल्ली में यमुना जी एंटर होती हैं हरियाणा से, जब दिल्ली में आती है तो पल्ला बख्तावरपुर क्षेत्र है, वहाँ से यमुना जी दिल्ली में आती हैं, और वहाँ पर पानी की स्थिति आप देखेंगे तो साफ है, अच्छी है। वहाँ कोई व्यवस्थित बड़ा घाट नहीं है। वहाँ ठोकर नंबर 7 पे मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, वहाँ पर नीचे जब हम उतरते हैं, तो वहाँ सीढ़ियाँ बनी हैं और वहाँ पर पानी साफ है, और वहाँ पर लेकिन कोई घाट की व्यवस्था नहीं है। जब उससे आप आगे बढ़ते हैं, तो सूरघाट आता है, जो कि एक व्यवस्थित घाट है और एक बड़ा घाट है। वहाँ पे 3-4 हज़ार लोग इकट्ठे हो सकते हैं, कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर, और बड़ा घाट के रूप में है। वहाँ कॉम्पैक्ट कैंपस है, उधर टॉयलेट्स, वॉशरूम भी बने हुए हैं, लोग नहाते भी हैं, और शायद ₹5 की वहाँ टिकट वगैरह भी लगती है उस घाट के अंदर, और लोग वहाँ आते हैं, स्नान आदि करते हैं, वर्ष भर वहाँ खुला रहता है। लोग आपको स्नान आदि करते हैं, क्या वो उस घाट के आस-पास है इतना स्वच्छ पानी जहाँ स्नान आदि कर सकें? बहुत अच्छी बात आपने कही कि मैंने बताया कि जो पल्ला बख्तावरपुर से लेकर सोनिया विहार तक पानी आता है, और विहार के बाद वजीराबाद पुल तक भी जो पानी आता है, वो लगभग साफ रहता है जी। वो पानी ठीक होता है, नहाने लायक भी होता है। परंतु जैसे ही वजीराबाद पुल पे, आप समझिए कि वजीराबाद पुल के पास पानी क्रॉस करता है, तो वहीं से जो नजफ़गढ़ ड्रेन है, जिसको साहिबी नदी कहते थे, वह नजफ़गढ़ ड्रेन आकर के मिलता है। तो उसके बाद ही बेसिकली मेन रूप से पानी गंदा होना आरंभ होता है। और वजीराबाद के सूरघाट से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो मजनू का टीला आता है। मजनू के टीले के पास कोई व्यवस्थित घाट नहीं है। मजनू के टीले के बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो वासुदेव घाट आता है, जहाँ पर अभी आरती का ये कार्यक्रम चल रहा है। और वासुदेव घाट पर भी, ये घाट अभी एलजी साहब के द्वारा और डीडीए के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया है, और वह कार्य आगे बढ़ रहा है। उसके बाद आता है निगमबोध घाट, जो कि अस्थि विसर्जन और श्मशान के रूप में जो कार्य होता है हमारा, वह कार्य आगे बढ़ता है। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आईटीओ पे
जो यमुना घाट है, ITO जिसे छठ यमुना घाट भी कहते हैं, वह घाट है। वह भी एक बड़ा घाट है, परंतु कॉम्पैक्ट कैंपस वहां नहीं है, वो ओपन घाट है। वहां भी कार्यक्रम होते हैं और उस प्रकार से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो लास्ट और अंतिम कालिंदी कुंज घाट आता है। कालिंदी कुंज घाट पे कोई इस प्रकार का प्रॉपर घाट नहीं है, वहां कच्चा ही सारा सरफेस है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का हिस्सा वहां से लग जाता है। वहां पे भी कोई व्यवस्थित घाट नहीं है, सीढ़ियां बनी हुई है, परंतु घाट शायद बनने की बात चल रही है। और हमने भी इससे पूर्व में, चाहे नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा हो, नमामि गंगे, भारत सरकार को हमने चिट्ठी लिख के अनुरोध भी किया है कि यहाँ पर कालिंदी कुंज पर घाट बनना चाहिए, ताकि दक्षिण दिल्ली क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए नाहन की, पूजा पाठ की सब व्यवस्थाएं हो सके। जैसे कहा जाता है कि कई ऐसी नदियां हैं कि जहाँ पर हिंदू परंपराओं के अनुसार चीजें वहाँ पे दी जाती हैं, प्रवाहित की जाती हैं, तो उनको रोकने के लिए सबसे बड़ा आइडिया या प्लान आप लोगों ने क्या बनाया है, या फिर उसके लिए क्या एक रूल और रेगुलेशन हो सकते हैं कि लोग रुक सकें? देखिए, संस्था तो वहाँ रहेगी, लेकिन सरकार से भी कुछ ना कुछ यहाँ पे चीजें हो सकती हैं, वो क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, माफी चाहूंगा, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारा देश एक धर्म प्रधान देश है, जैसा मैंने पहले कहा, और नदी में और बहुत सारे स्रोत है जहां से गंदगी आ रही है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल का जो बोर्ड है, उन्होंने भी बार बार जो फैक्ट्रीज का वेस्ट आता है, सबसे बड़ा तो फैक्ट्रीज का जो वेस्ट है, इसके अलावा जो नाले हैं, 22 नाले, जो मैंने कहा नजफगढ़ ड्रेन का है, और इसके अलावा जब ऊपर से भी नदी आती है, वैसे तो नदी साफ ही आती है, परंतु कई बार बारिश के दिनों में ऊपर से भी, चाहे मिट्टी के रूप में, चाहे अन्य वेस्टेज के रूप में आ जाता है, या जो लोग चलते फिरते भी डाल देते हैं। गंदगी ज्यादातर उसी से होती है। अस्थि विसर्जन या अन्य, देखिए, अब क्योंकि कर्मकांड तो होंगे ही निश्चित रूप से, परंतु अस्थियों के साथ या कर्मकांड के साथ जो पॉलिथीन जा रही है, जो प्लास्टिक जा रही है, जो अन्य वेस्ट जा रहे हैं, वो नहीं जाने चाहिए। क्योंकि जो फूल है या जो अस्थि विसर्जन है या अन्य चीजें हैं, वो समय के साथ साथ डिसॉल्व हो जाती हैं, वो घुल जाती हैं या नदी में नीचे जाके बैठ जाती है, और कुछ महीनों के बाद वो नदी में पानी में ही घुल जाती हैं, वो रिवर बेड के अंदर चली जाती है। और धीरे धीरे पानी का अपना इतना एक प्रेशर होता है, पानी की अपनी क्वालिटी होती है कि वो किसी भी चीज को धीरे धीरे, पत्थर को भी गला देती है। तो अस्थि विसर्जन हो या फूल हो या पूजा पाठ की सामग्री, उस तरह की, उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क बाकी वेस्टेज से पड़ता है, परंतु जो पूजा की सामग्री है उसके साथ प्लास्टिक या पॉलिथीन नहीं जानी चाहिए, हमारा मानना है। वही मेरा ये सवाल पूछने का ये संदर्भ था, क्योंकि कहा यह जाता है कि मेन रीजन ये है, एक तरीके से बदनाम किया जाता है। मैं क्लियर कर दूं, मैं ये सवाल किस लिए किया था कि बदनाम किया जाता है इस तरीके से कि एक मेन स्रोत ये है गंदा करने का। तो वही मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता था कि मात्र बदनामी की बात है, बाकी तो और भी बड़ी वजह है, वो हम आपसे जानना चाहते थे। तो ये हमारा सवाल था। और अब ये रहेगा हमारा जो आखिरी, कुछ हम अपने आखिरी समय में अब पॉडकास्ट के, कि अब ये सब तो हुआ, आपने सब चीजें बताई, लेकिन इसमें सरकार का क्या सहयोग, आपकी संस्था या अन्य जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उनको क्या सहयोग मिल सकता है कि आप पूरी और भी एनर्जी के साथ या फिर और भी सोर्सेज के साथ मां यमुना जी पर काम कर सकें? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। सरकार के सोच की जो बात की, अभी इसमें थोड़ा मैं आपका लंबा समय लूंगा क्योंकि आपने ऐसी बात छेड़ी है। हम तो सामाजिक रूप से काम कर रहे हैं और सामाजिकता के नाते ही आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया है। देखिए, प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं, वो एक धर्मपरायण और कर्तव्यनिष्ठ और एक बड़ी विजन और सोच के साथ कार्य करने वाले हमारे नेता हैं। परंतु आप देखें कि अभी जब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण अपने पार्टी मुख्यालय से दिया है, उसमें सबसे पहले उन्होंने यमुना जी का मंत्रोच्चारण किया और 3 बार यमुना जी की जय का एक उद्घोष किया। तो सबसे बड़ी प्रसन्नता दिल्ली वासियों के लिए और भारतवासियों के लिए तो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात को गंभीरता से लेते हुए और यमुना जी को एक सम्मान स्वरूप वहां पे उद्घोष किया। दूसरा, उन्होंने अपने पूरे भाषण में 2 से 3 मिनट यमुना जी पे भी बात रखी और उन्होंने कहा कि यमुना जी दिल्ली की पहचान बनेंगी और दिल्ली की पहचान यमुना जी से है और इस पहचान को पुनर्जीवित किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि रिवर फ्रंटियर बनाया जाएगा। और हम जानते हैं कि वो जो कहते हैं उसे करते भी हैं, ऐसा हमने महसूस भी किया है और ये जग जाहिर बात है। और साथ ही में अभी आप देखें कि इसका उदाहरण तब देखने को मिलता है कि 13 फरवरी, अभी जो बुधवार गया है, अभी सरकार का गठन भी नहीं हुआ, शपथ समारोह भी अभी पेंडिंग है और उससे पहले ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बैठक
कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑनलाइन बुलाई। उसमें दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी, उनको भी इनवाइट किया गया। इसके अलावा जितनी बड़ी एजेंसीज हैं, मसलन वो पीडब्ल्यूडी है, एमसीडी है, डीडीए है, और भी जो एजेंसीज हैं, उनके जो आला अधिकारी हैं, उनको बुला करके ये स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो पानी के सबसे पहले जो प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं, वह बताया जाए कि मुख्य स्रोत क्या है। दूसरा, कितना कितना प्रदूषण वह कर रहे हैं। मान के चले 22 नाले हैं तो उनसे कितना प्रदूषण होता है, जो नजफगढ़ ड्रेन है उससे कितना प्रदूषण होता है। तीसरा, क्या वैकल्पिक व्यवस्था है, किस प्रकार से इसको ठीक किया जाएगा, और आगे क्या योजना है। अब देखिए कि जो मुख्य सचिव से अपर मुख्य सचिव है, उन्होंने आकर के मीडिया के सामने भी इस बात को रखा है कि 2027 तक पूरी तरह यमुना जी को ठीक कर लिया जाएगा, साफ कर लिया जाएगा। और आज भी जो बात आ रही थी निकल करके, वह ये आ रही थी कि 4 श्रेणियों में, 4 कैटेगरीज में सरकार ने इस काम को तय किया है। मसलन जो पूरा यमुना जी का काम है, वो तो एक ही कैटेगरी में, एक ही कैटेगरी का मतलब है एक ही चरण में समाप्त करने का प्रयास 2027 तक किया जाएगा। इसमें सबसे पहला जो काम रहेगा वो यह पता करने का, यह जो नदी के ऊपर गंदगी है, जो सामने हमें फिजिकली दिखाई देती है, उसको हटाने का काम होगा। और आप देख भी रहे होंगे पिछले 3-4 दिन से लगभग 7 मशीनें लगा दी गई हैं इस पूरे 22 किलोमीटर में, और वो मशीनें अपना काम कर रही हैं। दूसरा जो काम रहेगा वह उन नालों को आइडेंटिफाई करना और उन फैक्ट्रीज को और उन पॉल्यूशन फैलाने वाले जो कारण हैं, उनको आइडेंटिफाई करना प्रॉपर तरीके से और उनका विकल्प निकालना। और जो तीसरा काम रहेगा वह यह रहेगा, किस प्रकार से हम इस कार्य को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और किस प्रकार से चीजों को क्रियान्वित किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि 2027 तक की सरकार की योजना है, तो निश्चित रूप से पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं और यह आगे कंप्लीट होता दिख रहा है। मेरा आखिरी सवाल अब ये रहेगा, पहले तो हम जब एंड करने वाले हैं तो आप एक मैसेज दर्शकों दें माँ यमुना जी के प्रति, और जो भी आपकी संस्था कहना चाहती हो। और ये है कि जब आप निकले थे इस अपने मिशन के लिए, ये मुद्दा क्या तब भी लोगों के दिलों में जिंदा था? तब भी लोग चाहते थे सफाई हो, कि बस पॉलिटिक्स में आने के बाद लोगों को ज्यादा जिज्ञासा हुई? कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स अब लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, सब इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे को घेर रहे हैं, राजनीति हो रही है, कि पहले से भी ये दिल में लोगों के दबा हुआ था कि इसके ऊपर काम हो? और अगर दबा था तो आखिर क्या चीजें थी जो लोगों को रोके हुए थी? देखिए, निश्चित रूप से आपने जो बात कही कि जब आप इस मुद्दे को लेकर निकले थे तो लोगों के मन में भाव तो था ही जी। ऐसा तो नहीं है कि भाव नहीं था, लोगों के मन में एक श्रद्धा भी थी, भाव भी थी। लेकिन जैसे कई बार होता है ना कि हनुमान जी अपनी ताकत को भूल जाते हैं तो उनको जगाना पड़ा। तो उसी प्रकार से मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि यमुना जी के प्रति लोगों में नहीं था, लोगों में निश्चित रूप से था, लेकिन थोड़ा जगाने की आवश्यकता हुई और लोग जागे भी, लोगों ने चर्चा भी शुरू की, बात भी शुरू करी, काम भी शुरू हुआ। और उसी का नतीजा है कि आज एक बड़े पैमाने पे यमुना आंदोलन, जल आंदोलन के रूप में सब लोग इस पे जुड़ते चले जा रहे हैं और निश्चित रूप से इसके रिजल्ट्स निकल कर के सामने आएँगे। हम अपनी संस्था के माध्यम से और विशेष रूप से आपके चैनल के माध्यम से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से दिल्ली वासियों से, समस्त देशवासियों से, और विश्व में भी मुझे लगता है इसका प्रसारण जाने वाला है कार्यक्रम का, तो हम यही एक अनुरोध करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें बहुत सारे काम लेने की हाथ में आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़े-बड़े काम अपने आप होते जाएँगे, और लेकिन छोटा काम अगर एक मोची है, वो अपना ही काम ठीक से कर ले, एक रिक्शा वाला है, वो अपना काम ठीक से कर ले, एक मीडिया कर्मी है वो अपना, तो हमें सिर्फ इतना करना है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी स्वयं की तय करें कि हम दिल्ली में रहते हैं, यमुना जी माँ स्वरूपा हैं, हम जब भी नदी के आस-पास जाएँ, तो कम से कम कोई प्लास्टिक, पॉलीथीन वहाँ लेके ना जाएँ, और इनफैक्ट अगर हमें कोई दिखाई दे, तो उसको उठा लें और लोगों से चर्चा करते रहें, बातचीत करते रहें कि यमुना जी के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, थोड़ा चर्चा करते रहें और प्लास्टिक, पॉलीथीन कभी भी नदी के आस-पास ना लेके जाएँ, कोई दिखे तो उसको उठा लाएँ। तो अगर इतना भी हम करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि बाकी सरकार जो कर रहे हैं अपने पार्ट पे वो करेगी, बाकी लोग करेंगे, लेकिन हमें सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी को समझना है। तो चलिए, इस पॉडकास्ट के एंड में बस हम यही कहना चाहेंगे यमुना परिवार काउंसिल को कि हम उनको अपनी शुभकामना देते हैं कि वो जिस भी मिशन में लगे हुए हैं या माँ यमुना जी के जीर्णोद्धार के लिए, वो सफल हो, और जितने भी दिल्ली वाले चाहते हैं, जितने भी लोग चाहते हैं, उनकी यहाँ पर कामयाबी हो, और जो मुद्दा उठाया है आप लोगों ने वो सफल बने, और लगातार जितना भी है दिल्ली वालों के दिल में,
कि माँ यमुना साफ हो, स्वच्छ हो, ये होना चाहिए। और आपको भी कहीं न कहीं यहाँ पर एक जागृति लानी चाहिए अपने लिए या अपने दिल्ली उस राजधानी के लिए जो जानी कई नामों से जाती है, लेकिन जो सबसे बड़ी पहचान है जो बनती जा रही है वो माँ यमुना जी हैं। तो उसके प्रति आप लोग ख्याल रखें। और ये पॉडकास्ट अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपने पूरा देखा होगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने और भी साथियों और संगियों को भेजें और उनको बताएं कि कितना महत्व दिल्ली में और दिल्ली वालों के दिल में माँ यमुना जी का है।